ये मीडिया को कभी भी जो रूलिंग पार्टी है उसकी गोद में नहीं बैठना चाहिए। सही बात। हमेशा मीडिया को विपक्ष में खड़ा रहना चाहिए। अभी एक नया प्रोपेगेंडा फैल रहा है कि अपनी खुद की पब्लिसिटी के लिए राहुल गांधी ने ऐसा कुछ किया है, जबकि रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। जो आपको फिर वही बता दें कि जो गोदी मीडिया है वो अपने तरीके से बचाव शुरू कर देती है। डिफेंस तो मीडिया शुरू कर देती है। सारे वोटरों को आप आधार कार्ड से क्यों नहीं जोड़ रहे? राशन कार्ड में, हर चीज में, आय जात मूल लिबास में, बैंक के पासबुक में जब आधार कार्ड लग रहा है तो आप वोटर लिस्ट में आधार कार्ड क्यों नहीं लगा रहे? और वोट और थंबनेल बायोमेट्रिक से आप वोट क्यों नहीं डलवा रहे? सही बात, आसान हो जाएगा, फिर इलेक्शन होगा एकदम। ये मुद्दा लेके आप संसद में आइए ना। मैं सिर्फ बीजेपी के लिए बात नहीं कहूंगा जी। अंधभक्त सभी के होते हैं, सबके, हर सबके, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, कोई हो। राठी जी को देखा, ध्रुव राठी जी मतलब हाँ बढ़िया बनाते हैं वीडियो, फैक्ट दिखाते हैं। आप स्कूल मर्ज कर रहे हैं, इससे ये देखे ना आप स्कूलों में कमी क्या है, बच्चे कम क्यों हो रहे हैं? कितने स्कूल के प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं जो अपने बच्चों को वहां पर पढ़ाते हैं? आप मानते हैं ये बात? ना के बराबर। स्कूल तो मर्ज कर दिए, तो ठेके क्यों नहीं मर्ज करे जाते? ठेके तो भाई खोले जा रहे सरकार, ऐसा उस पर कुछ ऐसा नियम क्यों नहीं लगाया जाता कि ठेके ही मर्ज करे जाए? हर जिले में 5 ठेके हो या हर 3-4 गांव मिला के एक ठेका मिले, ऐसा क्यों नहीं? मतलब कोई नियम मिलता है? आपको नहीं लगता कि मतलब इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, एयर पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन, इतने दुष्कर्म बढ़ रहे हैं, रेप बढ़ रहे हैं, उन पे कोई कानून लाने के बजाय कुत्तों को बंद करना, ये कहाँ किस हद तक मतलब सही फैसला है? आप जब पैदा होते हैं जी तभी से पॉलिटिक्स शुरू होती है और आपके मरते दम तक आपके जीवन के हिस्से में पॉलिटिक्स है। पता कि दोस्तों से भी लड़ाई हो जाती है, तो वो क्यों हो जाती है? कोर्ट या चैनल, किस जगह आपको काम करना अच्छा लगता है? एक एडवोकेट क्या सोचता है प्यार के बारे में? प्यार क्या है? प्यार, अगर प्यार की बात करें। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट विद अनमोल। यहाँ हम लोग बात करते हैं सेल्फ ग्रोथ, मोटिवेशन और रियल लाइफ स्टोरीज की। आज हमारे साथ में एक ऐसे मेहमान जिन्होंने शिक्षा, संगीत, पत्रकारिता और समाज सेवा से कन्नौज में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। ये पेशे से एक एडवोकेट हैं और मास कम्युनिकेशन और लॉ की इन्होंने पढ़ाई की है। साथ ही साथ SRTV भारत नाम से अपना एक मीडिया चैनल भी चलाते हैं, जहां पर अक्सर ये समाज के जरूरी मुद्दे उठाते रहते हैं। खेल कूद से लेकर लाइब्रेरी खोलने या फिर कोई भी सामाजिक सांस्कृतिक कामों में ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान सौरभ भाई का। सौरभ भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। और कैसा लग रहा है आपको हमारे पॉडकास्ट में आके? सबसे पहले तो अनमोल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें यहाँ बुलाने के लिए। और मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि कब आपके यहाँ से निमंत्रण आए और मैं पहुँचूँ। सबसे पहले मैं अपने बारे में कुछ बताऊं, मैं आपके बारे में थोड़ी बात बता के जरूर बताइए। सबसे पहले मैंने आपको देखा और कई सालों से आपको देखता आ रहा हूँ, आपके वीडियो देखता आ रहा हूँ, लेकिन कुछ जो आपके कार्य हैं, जो सोशल वर्क है, जैसा कि आपने अभी कहा इंट्रो में कि मेरा जो सोशल वर्क में थोड़ा झुकाव है, लगाव है, लेकिन आपकी मैंने कुछ चीज़ें देखी आपके कुछ पर्सनालिटी को लेकर और जो मोटिवेशन को लेकर बच्चों को। सबसे पहले जो आपका एक वो आपकी एक सीरीज चल रही थी, उसकी जिम वाली वो मैंने आपकी फॉलो की थी और मैंने काफ़ी देखा उसमें। और दूसरी जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, जो आप जब त्योहार होते हैं, होली, दीपावली, और जब आप जाते हैं घरों में, बच्चों के चेहरे पर जो खुशी आती है वो आपके नाम के जैसी अनमोल है। अरे बहुत इसकी मतलब इसकी कोई सराहना नहीं की जाती। बहुत धन्यवाद आपके इन शब्दों के लिए। तो मैंने वो चीज़ें देखी और वो जो खुशी बच्चों के चेहरे पे आती है, जो आप उनको मोटिवेट करते हैं पढ़ाई को लेकर। कई बच्चियां ऐसी हैं, बच्चे ऐसे हैं जिनके घर में माँ बाप नहीं है और वो संघर्ष कर रहे हैं, अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ा रहे हैं। ये बहुत जो वो खुशी आप चेहरे पर लाते हैं ना, वो दुनिया की कोई ताकत नहीं। बहुत धन्यवाद जो आप कार्य कर रहे हैं आपके इन शब्दों के लिए। और आज हम लोग सौरभ भाई से बहुत सारी बातें करेंगे, इनके जीवन के बारे में जानेंगे, इनके एजुकेशन के बारे में जानेंगे। तो आप तैयार हैं? जी। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आपकी पढ़ाई कैसी रही, मतलब कैसे हुई आपकी पढ़ाई? बचपन से आप किस तरीके के स्टूडेंट थे? कहाँ से आपकी पढ़ाई हुई? देखिए, बचपन में कोई ज़्यादा मैं टॉपर स्टूडेंट नहीं रहा हूँ। मैं भी और स्टूडेंट की तरह लगभग जो 80% स्टूडेंट की तरह क्लास में पीछे बैठने वाला और या एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। लेकिन फिर बाद में आपको बता दूं कि मैंने PSM कॉलेज कन्नौज से BA किया। नहीं, बेसिक एजुकेशन की बात करें, जैसे बेसिक एजुकेशन की बात करें तो आपने प्राइमरी कहाँ से करी, मतलब प्राइमरी लेवल की मैंने कन्नौज से ही पढ़ाई की। कन्नौज से ही पढ़ाई करी। गाँव में एक प्राइमरी स्कूल है। आपको बता दें कि आज मैं जो कुछ भी हूँ ये लेकर बच्चे आज बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं। अभी मैं गया था, एक इंटरव्यू लिया था बेबी टंडन का, JPS में टॉपर थी जो 99.92% लाई है। तो काफ़ी मतलब सारे बच्चों को सारी फैसिलिटी मिल रही हैं, फिर भी आज बच्चे उस स्तर पर वो एक्सपेक्टेशन नहीं दे पा रही हैं, अपने माँ बाप को नहीं दे पा रहे हैं, नहीं पढ़ा पा रहे हैं और उस तरीके से सेक्रीफाइस नहीं कर पा रहे हैं बच्चों को। लेकिन सबसे बात ये है कि मैं जहाँ पर भी पढ़ा उस समय
कापी किताबों का बहुत अभाव रहता था जी। और सरकार जो भी चीज़ें देती थी, जो भी सरकार की तरफ से प्राइमरी स्कूल में जो भी किताबें, वही पढ़ के हाँ। मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। उसके बाद फिर मैंने ज़्यादातर लगभग 99% अपनी पढ़ाई सरकारी स्कूलों में अच्छा। और यूनिवर्सिटियों में की है। अरे वाह, बहुत बढ़िया बात है। आपने बीए, एमए, एलएलबी और साथ ही संगीत व मास कम्युनिकेशन पढ़ा है, तो इतनी अलग अलग पढ़ाई करने के पीछे प्रेरणा क्या रही? मतलब देखिए, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। हाँ। सबसे पहले तो ये मेरे दोस्त हैं, कई अच्छा। मेरे दोस्त हैं ऐसे जो इस बात को लेकर, ये क्वेश्चन काफ़ी आता रहता करते है मेरे रहते हैं, सामने हाँ, से हाँ। कि मतलब इतने अलग-अलग क्षेत्रों में बिल्कुल एक ध्रुव जैसे जो क्षेत्र हैं, उन पे काम करना और इतनी सारी चीज़ें कैसे? हाँ। कोई एक जगह आप क्यों नहीं हाँ, हाँ, रहते हैं? हाँ। ये बात मतलब दोस्तों से आता है तो आता है, घर से भी ये चलो हमने भी क्वेश्चन पूछ लिया सवाल ये। कई बार आया। हाँ, हाँ। तो इसका ये सबसे पहले तो अगर एक लाइन में अगर जवाब दूँ मैं इसका, तो ये है कि मैं कोई अंबानीज़ फैमिली से नहीं हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। सबसे नहीं, बड़ी बात, हाँ। मेरे पास कोई ऐसा बैकग्राउंड, ऐसा इतना बड़ा बिजनेस या इतने बड़े कारोबार नहीं है जो मैं उसी को पकड़ लूँ बचपन से जी, जी। 10th या 12th के बाद जी। और उसको करता रहूँ। जी। आप ये भी बच्चों से जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनसे भी मेरा ये कहना है और कि आप कई जगह जब हाथ आजमाएंगे ना अपना, कई जगह देखेंगे, चीज़ें देखेंगे, समझेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी। और बहुत लोग कहते हैं कि जब एक ही जगह आप मतलब गड्ढा खोदेंगे तो पानी निकलेगा। ये बात बिल्कुल सही है। आप एक जगह जब काम करते रहेंगे तो अपने काम में आप अभ्यस्त हो जाएंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे, वो भी सही है, लेकिन कम से कम जमीन सही होनी चाहिए ना। बिल्कुल। आपको गड्ढा करने जैसे के लिए आपने बीए और एमए एलएलबी साथ साथ करी, उसके बाद में आपने मास कम्युनिकेशन भी करी, कब आपको रियलाइज हुआ कि मुझे ये डिग्री भी करनी चाहिए? देखिए, वकालत एक ऐसी चीज़ है कि आप, बहुत लोग ये कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो वकालत कर लीजिए, आपने ये सुना होगा। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप वकालत के पेशे में घुसेंगे, जब एलएलबी करेंगे, तो ये बहुत ही कठिन काम है। और जो लोग कर रहे हैं, जो उनको ये बात पता है, और इतना आसान नहीं है चीज़ें। लेकिन मास कम्युनिकेशन करना मेरा एक मकसद था। अच्छा। उसके पीछे कई कारण थे। हाँ। अच्छा, आपको बता दें कि थोड़ा डिटेल में मैं हाँ, बताना चाहूँगा इस बताइए चीज़ को हाँ। कि मास कम्युनिकेशन तो मैंने बाद में की। अच्छा। मास कम्युनिकेशन से ही पहले मैं माइक लेके सड़क पर आ गया था। अच्छा, अरे वाह। तो बात ये थी कि दोस्तों से बात की और मैंने जब अपने क्षेत्र में समस्याएं देखी, मैं इलाहाबाद में पढ़ाई कर रहा था। हाँ, उस समय इलाहाबाद हुआ करता था, प्रयागराज है, हाँ, हाँ। पढ़ाई करता था। तो वहाँ पर बातें हुई और मैं दोस्तों के जब आया, कन्नौज में आया, देखा बहुत सारी समस्याएं थी, चाहे वो नाले की समस्याएं हो। कई मेरे वीडियो पड़े हुए हैं उसमें, आप देखिएगा। वकालत और पत्रकारिता दोनों अलग अलग फील्ड कैसे हैं आपके हिसाब से? क्या दोनों अलग अलग हैं? बहुत बारीकी अंतर है। जैसे अगर आप वकालत करते हैं तो इसमें एक प्लस पॉइंट है। अगर आप मास कम्युनिकेशन किए हैं और पत्रकारिता भी करते हैं तो एक वकील के लिए तो ये होता ही है जो वकालत कर रहा है। दोनों आपने एक साथ करी, दोनों चीजें? हमने एक साथ नहीं, बारी की हैं। अच्छा, पहले आपने बीए एलएलबी करी है, उसके बाद मास कम्युनिकेशन किया? मैंने एमए एलएलबी की है। अच्छा, एमए एलएलबी की। ओके ओके, एमए एलएलबी। हमने देखा अभी कि आपने वकालत और पत्रकारिता दोनों करी है, तो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, जैसे अगर पूछें तो लॉ और जो पत्रकारिता है, उनमें से आपका फेवरेट कौन सा है? आप अपने दिल से किसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं? देखिए, एक प्रोफेशन होता है, एक पैशन होता है, तो वही चीज़ें हैं कि वकालत। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने सोचा कि पत्रकारिता तभी पॉसिबल है जब हम थोड़ा ये शासकीय जो शासन चलता कैसे है वो जान लें थोड़ा, तो ज़्यादा अच्छे तरीके से पत्रकारिता कर सकते हैं, ऐसा कुछ? नहीं, वो तो है ही। वो तो मतलब ये जो आप बोल रहे हैं वो तो क्लियर है, लेकिन एक मतलब एक वकील सारी चीज़ें जानता है और पढ़ाई करता है, कानून के बारे में, संविधान के बारे में। और तो जब आप, एक पत्रकार जाएगा, उसे तो पढ़ना पड़ता है। बिल्कुल, उसे तो पढ़ना ही पड़ेगा। कोई भी पत्रकारिता हो, अगर आप किसी के सामने बोलेंगे, बात करेंगे, तो आपके पास जानकारी, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ना। बिल्कुल। तो वो बहुत जरूरी है। और अगर एक वकील पत्रकार है तो फिर इसके लिए उसके प्लस पॉइंट है उसके साथ। चलिए, बहुत अच्छी बात। अच्छा, आप एक मीडिया चैनल भी चलाते हैं, SRTV भारत करके। हम जानना चाहेंगे कि उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, उसका मतलब बेस कहाँ से स्टार्ट हुआ और कब आपने ये शुरू किया और कहाँ से इसकी नींव रखी गई? मीडिया चैनल की शुरुआत जब मैं पढ़ाई करके MLLB कंप्लीट की, एलएलबी के दौरान, एलएलबी के दौरान जब चल रही थी, तो मैं कन्नौज आया। जब अपने दोस्तों से मिला तो कई सारी समस्याएं थी। खुद मेरे गांव में ही बहुत सारी समस्याएं थी, चाहे वो नाले को लेकर, मतलब जो गलियां थी गांव के अंदर, वो नाले में तब्दील थी एकदम। अच्छा जी। तो मैंने कई बार कहा, लोगों से कहा, और प्रशासन को कहा, शासन को कहा, विधायक जी से कहा, और डीएम साहब के पास कई एप्लीकेशन ले गए। तो उससे काम होता था बहुत स्लो। जो प्रक्रिया है बहुत स्लो है। अगर चल रही ध्यान दिया तो मैंने ये खुद सोचा
कि हम क्यों ना हम ही कुछ करें। बिल्कुल देखिए शुरुआत खुद से करी जाए। हाँ, अगर आप देश के प्रति आपका लगाव है, देशभक्ति सिर्फ सड़क पे झंडा लेना ही नहीं सही बात है, सही बात है। देश में एक जो रिक्शा चला रहा है वो भी देशभक्त, बिल्कुल बिल्कुल वो भी अपने हिस्से का काम कर रहा है। जी हमारे जो बड़े भाई साहब हैं वो ये कहते हैं कि आप अपने हिस्से का देश सुधारिए, बिल्कुल आप देश अपने आप सुधर जाएगा। देश की कमियां गिनाने मत बैठिए। सही बात है, पहली बात कि देश अपने आप सुधरेगा अगर आप जिम्मेदार हैं, सही बात है। अगर आप जिम्मेदार हैं। सही तो बात इन्हीं चीज़ों के लेकर मैंने ये चीज़ें शुरू की। मैंने अपने गांव से ही, गांव की गलियों से ही पत्रकारिता शुरू की। और अच्छा। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि एक प्रोफेशनल तौर पर अगर कौन लोग थे जिन्होंने आपको मनाया या फिर उन्होंने बोला कि हाँ करना चाहिए, जैसे फोर्स आपने किया? कई दोस्त थे मेरे साथ। मैं एक दो लोगों का नाम लूँगा इसमें। कपिल है एक मेरा दोस्त, हाँ उसको मैंने बुलाया अच्छा जी, और उनको बुलाया और हम लोग बैठे। और कई दोस्त हैं, रोहित है हाँ और हमें भी याद है जब हम एक बार उधर केबीएस के सामने हाँ, ग्राउंड हाँ, है, हाँ। वहाँ पे शायद आप आए थे एक बार। तो हाँ, आपको सब कपिल थे भी वहाँ पे, सब मैंने लोग थे। इनवाइट किया था वहाँ पर हाँ। बात रखने के लिए, हाँ। क्योंकि आप भी सोशल वर्क में हाँ जी। एक्टिव रहते हाँ जी, हाँ हैं। जी। तो कई दोस्त हैं, मैं उनका अभी नाम नहीं सपा ले पा रहा हूँ। ये आप लोग ये ना समझे कि मैंने आपका नाम नहीं लिया, एक ही दो लोगों का नाम लिया है। इसमें बहुत सारे लोग एक व्यक्ति को आगे बढ़ाने में बहुत सारे लोगों का फोर्स होता है पीछे से, तब वो यहाँ तक पहुँचता है। और चीज़ें बहुत ही उम्मीद से लोग करते हैं। और मेरे ऊपर भी दोस्तों ने वो उम्मीद रखी कि आप कुछ कर सकते हैं, आप करिए। तो इससे सुधार हुआ फाइनली। तो हाँ, तो आपने जो प्रयास किया इससे कुछ बदलाव आया है? हाँ, इससे बदलाव आया और इससे कई बड़े बड़े बदलाव आए। जैसे गांव में जो सड़कें थी, जो 10-10 साल से सड़कें नहीं बनी थी, हाँ। मैंने उन पे वीडियो बनाए। और फिर मेरे पास कई फ़ोन भी आए, आपको बता दें। मेरे पास कई फ़ोन भी आए और उसमें कहा गया कि आप मतलब मुझसे कह देते ये बात। अच्छा। हाँ, मतलब जो वीडियो बनाने के बाद है, हाँ, वहाँ का जो प्रशासन है कि आपने ये किया और आप एक बार बता देते ये चीज़ें, आप इस तरीके से दिखाते हैं। माननीय विधायक जी इस दुनिया में नहीं है, अनिल गोरे जी, सपा से विधायक थे। तो उनके बारे में भी मैंने बहुत कुछ बोला। 3 बार विधायक रह चुके थे। और उसके बाद फिर असीम अरुण जी जो प्रेजेंट टाइम इस समय विधायक हैं और मंत्री भी हैं इस समय, तो उनके बारे में मैंने बोला और बताया। तो चीज़ें सुधार हुई। और कई बार लोगों ने ये भी कहा कि उन्हीं लोगों ने कि जब चीजें सही हो जाती हैं तब आप वीडियो नहीं बनाते, दिखाते नहीं। तो फिर मैंने वो भी दिखाया कि ये देखिए बहुत अच्छी चीज है, किया गया। तो कई बार ऐसे अंबेडकर जी की मूर्ति है, वहाँ पर बहुत गंदगी रहती थी, पानी भरा रहता था। तो उसमें भी सुधार हुआ। कन्नौज की नगर पालिका ने कराया। तो छोटे मीडिया चैनल और बड़े मीडिया चैनल में क्या अंतर है आपके हिसाब से? जैसे आप जिस स्तर पे ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और जो देश में बैठे हैं बड़े बड़े, आप सैटेलाइट चैनल की बात, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप बड़े मीडिया जो टीवी चैनलों की बात कर रहे हैं तो वो मीडिया है ही कहाँ? हाँ सही बात है। देखिए तथ्य है, अगर आप सही माने में देखें तो मीडिया नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। और जो गोदी मीडिया जो मुद्दे हैं वो उठा ही नहीं रहे। बिल्कुल, आप जो चीज है, जो फैक्ट है, वो क्यों नहीं दिखा रहे हैं? सही बात है। आप वो दिखा रहे हैं। आप क्या कहते हैं, जब हमला होता है कहीं पर या बॉर्डर पे, तो आप वो चीजें दिखा रहे हैं कि वो घुस गए। अरे आप फैक्ट दिखाइए ना, फैक्ट दिखाइए। बिल्कुल। आपने आज तक, अगर मीडिया है तो मीडिया आज तक ये सवाल पुलवामा पे क्यों नहीं पूछती है? क्यों नहीं पूछे? आपको कौन लगता है कौन सा ऐसा मास मीडिया चैनल है जो सच दिखाता है? कोई आपको लगता है जो जिसने फैक्चुअल सही इन्फॉर्मेशन दिखाई हो? टीवी चैनल पर? हाँ, टीवी चैनल पे ऐसा कोई मतलब चैनल नहीं है। पहली बात तो मैं टीवी चैनल, जो न्यूज़ चैनल है, वो नहीं देखता हूँ। लेकिन पहले एक दो लोग ऐसे हुए हैं जिनमें रवीश कुमार जी हुए हैं। और फिर उन्होंने बाद में एनडीटीवी में थे शायद। हाँ, क्योंकि एनडीटीवी फिर जहाँ पना ने खरीद ली थी ना, उसके बाद। आपने बताया कि आप जो मीडिया टीवी चैनल है वो कम देखते ही नहीं है, तो कौन से चैनल देखते हैं आप? यूट्यूब की बात कर रहे हैं या फिर कोई एक फेवरेट इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर की बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं आप? देखिए, कई यूट्यूब पर ऐसे चैनल हैं जो मैंने शुरुआती में बहुत देखे हैं जी। न्यूज़ चैनलों की बात कर रहा हूँ मैं जी। जैसे सौरभ द्विवेदी का चैनल हुआ, उनका, हाँ, ललन टॉप हुआ। और शुभांकर मिश्रा करके एक हुए हैं, उनको भी देखा मैंने। और आज तक पे काम करते थे पहले। ध्रुव राठी जी को देखा। ध्रुव राठी जी मतलब यूट्यूबर हैं, हाँ, बढ़िया बनाते हैं वीडियो, फैक्ट दिखाते हैं। और अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको देखी, जब मैंने चीज़ें देखना शुरू की तो पहले मैंने ये सोचा कि हाँ ठीक है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं जो टीवी चैनल जो काम कर रहे थे, कहीं ना कहीं अगर आप बारीकी से देखेंगे उन लोगों को, तो वो लोग भी ये काम करना शुरू कर रहे हैं अब। हाँ, क्योंकि शुरुआती दौर उनका अलग था। जब वो बढ़ रहे थे, फेमस हो रहे थे, तो अलग चीज़ें थी। लेकिन फिर मैंने देखा कि मतलब सीधे तौर पर बात करें, डायरेक्ट तौर पर, मैंने सौरभ द्विवेदी जी को भी देखा कि कभी काफी ग्राउंड रिपोर्टिंग करी है। हाँ, ग्राउंड रिपोर्टिंग करी, माइक लेके वो बिल्कुल गए। लेकिन फिर मैंने ये देखा कि जैसे चीजें जब बात करते हैं, आप कभी रवीश कुमार जी को देखिएगा, देखा होगा आपने। जैसे
व्यापार नहीं है जी, मीडिया, मीडिया व्यापार नहीं है। व्यापार नहीं है। जी। आपको ये मानना पड़ेगा। जी अगर आपको बिजनेस करना है, पैसा कमाना है, हाँ। तो आप डॉक्टर बन जाइए, बिल्कुल। इंजीनियर बन जाइए, बिल्कुल, बिल्कुल। वकील बन जाइए। बिल्कुल इन सब बिल- चीजों से आप पैसा कमाइए, बिल्कुल, बहुत पैसा है इन बिल्कुल। क्षेत्रों सही में, बात है। और इतना पैसा है कोई पूछेगा भी नहीं, ईडी सीबीआई की जांच भी नहीं लगेगी, जी समझ रहे हैं। लेकिन कम से कम मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना बिल्कुल, जाता है, बिल्कुल। उसकी गरिमा को बनाए रखिए, बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है। मीडिया का काम ही है मतलब लोगों के मुद्दे दिखाना, सच सही दिखाना। सच दिखाना। सबसे पहली बात। हाँ। तो मैंने देखा कि जो कहीं ना आजकल कहीं की सैटेलाइट मीडिया नहीं कर रही है मेरे हिसाब से, बिल्कुल, आपके हिसाब से। आप जो गलत है उसको गलत क्यों नहीं कह रहे हैं। सही बात है। अगर देखिए, मीडिया को कभी भी जो रूलिंग पार्टी है हाँ। उसकी गोद में नहीं बैठना चाहिए। सही बात है। ये मीडिया का पहला जो रोल कि है। आजकल बहुत ज्यादा चैनल कर रहे हैं सब। और जो कर रहे हैं सीधा कर रहे हैं, बचाव करते हैं हमेशा। हमेशा मीडिया को विपक्ष में खड़ा रहना चाहिए, सही बात है। हमेशा। काउंटर क्वेश्चन जो करना रूलिंग चाहिए। पार्टी है भले ही वो हार जाए, तो जी। मीडिया को उसके साथ खड़ा रहना चाहिए। यही मीडिया का काम है। अच्छा, आपके हिसाब से आपने इतना सब बताया है, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया की बदलनी चाहिए? आपको क्या लगता है किस टाइप की मीडिया होनी चाहिए? 3 बातें जो आप चाहेंगे बदलना, वो आप बताइए। बदलाव होना चाहिए। मीडिया के लिए पहली बात तो पार्लियामेंट में कुछ सुधार होना चाहिए। अगर आप चौथा स्तंभ मानते हैं, हाँ। तो मतलब मेरा मानना है, हो सकता है लोगों को मेरा ये बयान अच्छा ना लगे, हाँ। लेकिन मेरा ये मानना है कि मीडिया में सुधार होने चाहिए कानूनी तौर पर। अच्छा। अब आप कहेंगे कि संविधान में तो मीडिया को कोई वही नहीं है। स्पेशली अधिकारी नहीं दिया हाँ, गया, हाँ। जो तो वही बोलने की थोड़ा स्वतंत्रता खुल के का बताइए, थोड़ा अधिकार, कैसे जो कैसे बोलने की बता स्वतंत्रता का अधिकार कैसे है, बता रहे हैं आप? मीडिया का एक संगठन बनाना चाहिए, और उसमें कुछ ऐसे लोग, ऐसे मेंबर होने चाहिए सरकार की तरफ से और विपक्ष के भी। हाँ। सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ, हाँ। विपक्ष के भी और सरकार के भी, जो मीडिया के संगठन को मैनेज करें। अच्छा जी। ये बात हो गई। हाँ। और दूसरी बात है कि जब आप मास कम्युनिकेशन करने जा रहे हैं, जी। एक पॉइंट हो गया। हाँ हाँ। और दूसरा पॉइंट ये है कि जब आप मास कम्युनिकेशन करने जा रहे हैं, जब आप शिक्षा ले रहे हैं उस चीज़ की, पत्रकारिता की, तो आप ईमानदार रहें, बिल्कुल। सबसे पहली बात। जी। और सबसे पहले मीडिया को जाने कि काम क्या है उसका, कहीं बिजनेस तो नहीं हो रहा है मीडिया। नहीं, मोटा मोटा बताइए आप 3 चीजें कौन सी बदलनी चाहिए? सबसे पहले तो जो न्यूज़ चैनलों के मालिक हैं वो उनको हटा दें, जो अच्छा। दलाल एंकर हैं। सबसे बड़ा बदलाव तभी हो जाएगा ना। हाँ ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज की कानूनी सुधार होना चाहिए, अगर हो सके, संभव हो तो। ठीक है। तीसरी चीज अच्छी से पढ़ाई करें तो आप अंदर से ईमानदार रहेंगे। अच्छा जी, चलिए ठीक है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर बना दिया जाए तो आप क्या बदलाव करेंगे, बताओ? पहला कदम क्या होगा आपका अगर आप इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर बनते हैं तो? सूचना के अधिकार की बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल। मैं बदलाव क्या करूंगा? हाँ। मैं कोई खास बदलाव नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि क्यों? आपने कहा होगा कि इतना सरल जवाब मैंने दे दिया। चलिए बताइए, आप कम शब्दों में बताइए। मैं इसमें कोई क्योंकि पूरी की पूरी जो लॉबी है, हाँ। जब वही पूरी बेईमान है, तो मैं इसमें ज़्यादा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन फिर भी आप मोटे मोटे स्तर पे सबसे पहला कदम क्या करेंगे, क्या उठाएंगे, क्या करेंगे आप? मैं उन सारे जो ऑफिसर्स हैं, हाँ। उनका तबादला करवाऊंगा और उनका ट्रांसफ़र करवाऊंगा। जब आपके बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे थे तो हमें पता चला कि आपने एक लाइब्रेरी, पुस्तकालय भी खोला है, तो उसको खोलने का पर्पस क्या था और कैसे आइडिया आया, वो मतलब क्या था? आपको बता दें पहले तो, वो पुस्तकालय इस समय बंद है। अच्छा, बंद है। क्योंकि लोग ये वीडियो देखेंगे तो वो कहेंगे कि अभी कमेंट आएंगे आपके। सही बात है। तो वो पुस्तकालय बंद करना पड़ा किन्हीं कारणों के बस। उसके पास मतलब वो ऐसे ही नहीं बंद किया मैंने, उससे मैं थाना अदालत भी हुआ उसके कारण। हाँ, मैं कई बार थाने गया उस पुस्तकालय को लेकर। उसमें कई लोग थे। उस पुस्तकालय को मेरा शुरू करने का मकसद यही था कि बच्चों में जो प्राइमरी स्कूल हैं जो, वो उस तरीके से अब नहीं चल रहे हैं। और आपको पता होगा कि यही कारण है जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने आज हजारों स्कूल बंद कर दिए। हाँ। प्राइमरी स्कूल हैं जो, वो बंद कर दिए। तो मैंने जब देखा, मेरे गांव में जो स्कूल है जिससे खुद मैं पढ़ा हूँ, वहाँ पर, जबकि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वहाँ पर उस तरीके की पढ़ाई नहीं हो रही है। तो मैंने सोचा एक शुरुआत करूंगा, जो मेरे दोस्त हैं वो भी कभी कभी पढ़ाएंगे, मैं भी पढ़ाऊंगा। और ऐसा हुआ। मेरे पुस्तकालय में लगभग मतलब मैंने पुस्तकालय पहले खुलवाया और माननीय असीम अरुण जी उसका उद्घाटन करने, उनका पुस्तकालय का वो उद्घाटन करने के लिए आए और बढ़िया से बताया। उन्होंने कहा कि किताबें भिजवाई। और उसके बाद आपको एक फैक्ट बताऊं कि जब जो कन्नौज के जो सीओ थे, सीओ सिटी आशीष कुमार जी, उन्होंने काफ़ी बॉक्स भर की किताबें भिजवाई थी हमारे पुस्तकालय के लिए। और ये बात उनको पता चली थी, उनको इन्फॉर्मेशन पहुंची कि कोई पुस्तकालय है इस नाम का, तो वहाँ पर
उन्होंने बुक्स भिजवाई, तो फिर मैं मिलने भी गया था अच्छा। सीओ साहब से। हाँ, इस समय उनका ट्रांसफर हो गया, अब नहीं है। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट का अभी जो एक नया वो आया है, जैसे जो मर्ज का, स्कूल मर्ज का, उसके बारे में आपका क्या सोचना है? जैसे स्कूल मर्ज करे जा रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? कहना सही है कि गलत है? नहीं, सही। आप स्कूल मर्ज कर रहे हैं, हाँ। इससे ये देखें ना, आप स्कूलों में कमी क्या है, हाँ, बच्चे कम क्यों हो रहे हैं। सही बात है। तभी तो आपने एक क्राइटेरिया रखा कि स्कूल का इस बच्चे स्कूल में कम है तो स्कूल हम बंद कर देंगे, दूसरा मर्ज कर देंगे। हाँ। उस पे एक अखिलेश यादव जी ने एक बयान दिया था, वो भी मैं भी बताऊंगा मैं आपको, लेकिन मैं पहले अपना ओपिनियन जी जी, अपना बताइए। आप ये देखिए कि प्राइमरी स्कूलों में सबसे ज्यादा तो SC ST OBC के बच्चे पढ़ते हैं, ये क्लियर है। हाँ, आप चाहें कुछ तो पढ़ने नहीं जाते, उनको टीचर घर से पकड़ के लाता है, तब तक तो पढ़ने नहीं जाते। आप चाहें हाँ इसका डेटा भी निकाल सकते हैं। हाँ। लेकिन फिर मैंने ये देखा कि कमियां कहाँ पे हैं। हाँ। कितने स्कूल के प्राइमरी स्कूल के ही टीचर हैं जो अपने बच्चों को वहां पर पढ़ाते हैं, आप मानते हैं ये बात? ना के बराबर। बिल्कुल। कितने ऐसे बड़े लोग हैं, बिजनेसमैन लोग हैं जो प्राइमरी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? ना के बराबर। आज गांव में जो एक रिक्शा चालक है वो भी मेहनत करके प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को डाल रहा है। इसका कारण ये है ना कि कारण ये नहीं कि स्कूल खराब है, कारण ये है कि वो बच्चे मतलब वहां पर पढ़ा नहीं पा रहे हैं ना। सही बात है, शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, शिक्षा गुणवत्ता ठीक नहीं है भाई। पहले ये हुआ करता था, मेरे जमाने में जब मैं बचपन में हुआ करता था, तो टीचरें आती थी, वो कहीं स्वेटर बिना करती थी, लेकिन ये आपने देखा होगा। लेकिन आजकल तो सोशल मीडिया है, टीचर खुद वीडियो बना रहे हैं, सही बात है, और चला रहे हैं। लेकिन बात यह है कि मैंने जब देखा कि सुधार स्कूलों में होना चाहिए ना, तब जब स्कूलों में बच्चे आएंगे तभी तो स्कूल खुले रहेंगे। सही बात है। लेकिन उसमें अखिलेश यादव जी ने अपना बयान दिया कि जो सारे प्राइमरी स्कूल हैं उसमें पोलिंग बूथ बनता है। अच्छा, हाँ, उन्होंने ये बयान दिया। हाँ। और पोलिंग बूथ उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, उन्होंने सिर्फ वही स्कूल बंद किए हैं जहां पर उनको वोट नहीं मिलते थे। अच्छा, उनका बयान अपना है, अपना का बयान है। उन्होंने अभी वही कल पुलवामा पे बयान दिया था कि ऐसा ना हो सैटेलाइट से इमेज जो करके, सैटेलाइट की जो इमेजेस हैं उनसे देख के आप आज भी पुलवामा की जो गाड़ी आई थी बारूद से भर के वो कहाँ से, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। बहुत हद तक वो चीजें अलग हैं क्योंकि सैटेलाइट इतना नहीं कवर कर सकती है, तो वो चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन उनके भी बयान कहीं ना कहीं फैक्ट है अगर उसमें देखा जाए कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने ऐसा तो नहीं कि सही में वही स्कूल बंद किए हो जहाँ पर उनके पोलिंग बूथ थे, जहाँ पर सपा के वोट थे या बसपा के वोट थे, ऐसा कहीं सही तो नहीं। तो ये तो देखने से पता चलेगा, इस पे ज्यादा बात नहीं कर सकते हैं। अच्छा, जैसे एक गांव के स्तर की बात करें तो गांव में क्या होता है, छोटे बच्चे होते हैं, बड़ी मुश्किल से स्कूल जाते हैं, उनकी मम्मी पापा मार के स्कूल भेजते हैं, ठीक है। तो होता है कि कभी कभी टीचर भी जाते हैं पकड़ने के लिए कि आ जाओ बच्चे स्कूल आ जाएं। तो जब स्कूल मर्ज करे जा रहे हैं तो जो उस गांव में स्कूल खुला था वो तो मर्ज होकर दूसरी जगह पहुंच गया, मान लो 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर। जो बच्चा 1 किलोमीटर पास स्कूल में नहीं जा पाता था या जाता था, तो वो 2-4 किलोमीटर में कैसे पहुंचेगा, मतलब कैसे जाएगा? तो ये एक समस्या है या फिर ये समस्या है? समस्या तो ये समस्या है और ये बड़ी समस्या है। अगर 4 किलोमीटर एक कक्षा 2 का बच्चा, क्लास 5 का या 4 का बच्चा 4 किलोमीटर कैसे जाएगा? 4 किलोमीटर काफी दूरी होती है। अगर आप ये कर रहे हैं, स्कूल मर्ज कर रहे हैं, अगर सरकार ने अगर स्कूल मर्ज किया है तो आपको पता होगा, सीधी सी बात, कि बहुत सारा पैसा बचेगा, बिल्कुल बचेगा। जो सरकारी खजाना है वो बहुत सारा बचेगा। उस पैसे से आप जो प्राइमरी स्कूल हैं उनमें आप 1 या 2 वैन डाल दीजिए, एक ड्राइवर रख दीजिए। अच्छा, अगर ये कर किया ही है, क्योंकि अब तो हो गया ना, अब उसके आगे सोचेंगे। अब तो ऐसा नहीं हो सकता। आपकी बात काटना चाहूंगा मैं यहाँ पे, जैसे स्कूल तो मर्ज कर दिए, तो ठेके क्यों नहीं मर्ज करे जाते? ठेके तो भाई खोले जा रहे सरकार, ऐसा उस पर कुछ ऐसा नियम क्यों नहीं लगाया जाता कि ठेके भी मर्ज करे जाए, हर जिले में 5 ठेके हो या हर 3-4 गांव मिला के एक ठेका मिले? ऐसा क्यों नहीं, मतलब कोई नियम बनता है? ये